नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल, नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं हिंदी भाषा और व्याकरण का और इस हिंदी भाषा और व्याकरण के इस सेशन को मैं साहित्य तक, काव्य शास्त्र तक और शिक्षण विधियों तक लेके जाऊँगा। बिल्कुल, आपका साथ बनाए रखें और लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें नियमित रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल मैना जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपको शिक्षण विधियों की कक्षा भी मिलेगी। एक बार पहले इसका परफॉर्मेंस समझे कि हम हमारे इस सिलेबस को कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करते हुए उस छोर तक किस तरीके से पहुँचाएँगे। देखिए, आज हम सबसे पहले जो आरंभ करने वाले हैं, वो है हमारा भाग हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। केवल इसी संदर्भ से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बिल्कुल, बिल्कुल, काव्य शास्त्र भी लेंगे, पटवार, रीट, सभी की परीक्षाओं के लिए मैं बताऊं। अब आपको एक बार जरा ध्यान दे कक्षा की तरफ। बिल्कुल, हाँ जी, आपके विचार से मैं सहमत हूँ और आपके कमेंट्स मेरे को लगातार मिल रहे हैं और इतनी शीघ्रता से चल रहे हैं कि मैं सभी के नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट निरंतर करते रहिए। मैं समय के अकॉर्डिंग आपके सभी के कमेंट्स के वांछित जवाब दूंगा। पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इस व्याकरणिक बिंदु को हम शुरू करने से पहले आपको 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। जैसे स्कूल व्याख्याता, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग की हो या सामान्य शिक्षा की हो, चाहे रीट परीक्षा हो, पुलिस एसआई हो, कल ही घोषित हुई पटवार की परीक्षा हो, इन सभी, बिल्कुल बिल्कुल, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से हम बात करें तो हिंदी व्याकरण का लगभग 50 से 70% पाठ्यक्रम सभी परीक्षाओं में शामिल किया गया है। लेकिन पुलिस एसआई की बात करी जाए तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण को उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के मेरे विद्वान साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के सब्जेक्ट के पेपर में बहुत अच्छे से इस व्याकरण का भाग को शामिल किया। हम एक एक चीज़ को बहुत माइनर पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, गहराई तक पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल, आपके विचार से मैं सहमत हूँ और आपके कमेंट्स को मैं लगातार देख पा रहा हूँ, तो मैं इस बिंदु के द्वारा आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि भाषा क्या होती है, किसे कहा जाता है, कैसे कैसे भाषा का विकास होता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारा सबसे पहला बिंदु यह रहेगा, कौन सा? भाषा। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि आप केवल लिखने पर ध्यान न दें, बार बार कह रहा हूं, लिखने पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो बोर्ड की पीडीएफ है, मैं पढ़ा रहा हूं, इसके नोट्स हैं, ये सब आपको ई उत्कर्ष के मोबाइल ऐप पर बिल्कुल मिल जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप ये सब चीज़ें टेलीग्राम ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं हमारे बिंदु को। देखिए, सबसे पहले बात की जाए किसकी? भाषा की। ये भाषा शब्द है क्या? तो ये जो भाषा शब्द है, यह भास धातु से बनता है। कौन सी धातु से बना है? बास धातु से। अब सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि ये धातु क्या चीज हो गई। बिल्कुल, मैं बहुत गहराई तक लेके जाऊंगा आपको, धैर्य के साथ पढ़ें, बहुत आराम आराम से पढ़ें, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि रटने वाली चीज हमें नहीं पढ़नी है, रटन से मुक्ति वाली चीजें पढ़नी है। नई शिक्षा नीति में सबसे पहला, हाँ बिल्कुल, सबसे पहला यही प्रावधान है, सबसे पहला उनका यही उद्देश्य है कि शिक्षा, जैसे यशपाल समिति की सिफारिशों में बस्ते के बोझ से मुक्त हुई थी, इसी प्रकार से अब रटन से भी मुक्त हो जाए। केंद्रीय शिक्षा नीति में भी रटन से मुक्ति की व्यवस्था की जा रही है। तो हमें हर चीज़ को समझना है और मैं आपको बता दूं कि यह है जो व्याकरण का सेशन हम शुरू कर रहे हैं, बहुत आगे तक चलेगा और आराम आराम से नियमित चलेगा। हर दिन शाम को 5 बजे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जुड़े रहेंगे लगातार। जो भी आपके करीबी हैं, हर दिल अजीज हैं, आप उन्हें इस चीज़ के बारे में शेयर करके बता सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आज हम बात करते हैं निरंतर बिंदु की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल सही स्वागत है। हाँ, टेक्निकल टीम को मैं बोल दूंगा, यदि कोई चीज़ अगर आपको ऐप पे उपलब्ध नहीं हो रही तो रोजाना 1 बजे अक्षय सर टेक्निकल टीम के जो, बिल्कुल टेक्निकल टीम से के जो सदस्य हैं वो आपसे जुड़ेंगे और आपकी ऐप संबंधी सभी समस्याओं का वो समाधान करेंगे। बिल्कुल, देखिए,
बात करते हैं भाषा की, तो भाषा शब्द जो है वो कौन सी धातु से बना हुआ है? भास धातु से। कौन सी धातु से बना हुआ है? भास धातु से। अब बात आती है कि धातु क्या होती है, पहले तो इस चीज को जानो। भास धातु है ये, तो धातु जो होती है वो होती है मूल भाषा में। कौन सी भाषा में होती हैं? मूल भाषा में। मूल भाषा के नाम आते ही हमारे जहन में एक ही नाम आ जाना चाहिए, संस्कृत। और ये नाम क्यों आना चाहिए मित्रों? मैं बहुत बार इस चीज़ का जिक्र करूंगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण का अप्रत्यक्ष रूप से हम बात करें तो विकास हिंदी भाषा से हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है, या अपभ्रंश भाषा से हुआ है, प्राकृत भाषा से हुआ है, पाली भाषा से हुआ है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसको भी हम साहित्य के संदर्भ से भी पढ़ेंगे और एक व्याकरण के संदर्भ से भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखना जरूरी है हमें क्या, कि मूल भाषा का जहाँ भी नाम लिया जाए तो आपके जहन में एक नाम आ जाना चाहिए कि बात किसकी की जा रही है, संस्कृत की। तो जो हिंदी में जिसे हम क्रिया के नाम से संबोधित करते हैं, हिंदी में जिसे क्रिया नाम से संबोधित किया जाता है, वह क्रिया इसी धातु से ही बनती है। अर्थात मैं कहूँ कि संस्कृत में जो क्रियाएं होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? धातु के नाम से। और जो ये भाषा शब्द है यह भास धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए, बिल्कुल जिसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है क्या? विचार प्रकट करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? विचार प्रकट करना। यहाँ तक की बात सुने एक बार वापस से। हम आज केवल भाषा के परिचय और व्याकरण के सामान्य परिचय के संदर्भ में बात करेंगे और इसी के द्वारा मैं आपसे जुड़ने का भी प्रयास करूंगा। बिल्कुल आप सभी की मैं भावनाओं की कद्र भी करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो मुझसे उम्मीद और अपेक्षाएं रखते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें हर समय पूरा कर सकूं और हर संभव प्रयास यही रहेगा कि आपके ये सारी चीज़ें समझ में आ सकें। ध्यान दें, भाषा जो शब्द है वो किससे बना है? भास धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। अब इस विचार प्रकट करने से भाषा की परिभाषा कैसे बनाई जा सके, तो देखिए एक बार। अभी मैंने आपको बताया कि जो भाषा शब्द है ये किससे बना है? भास धातु से। किससे बना है? भास धातु से। अब इस भास धातु के बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है इस भाषा की परिभाषा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में आती है मित्रों? परिभाषा के संदर्भ में। और परिभाषा के संदर्भ में आप बिल्कुल आराम से हाँ समझिए इस चीज़ को। मैं बहुत बार दोहराऊंगा, एक एक बात को मैं कम से कम 5-6 बार दोहराऊंगा। सारी चीज़ें इतनी बार बोल दूंगा कि आपको बिना लिखे सब कुछ याद हो जाएगा। बिल्कुल मेरा दावा है आपके ये क्लास बहुत पसंद आएगी। एक बार ध्यान दीजिए कि भाषा की परिभाषा क्या होती है वह समझना। भास धातु का अर्थ क्या था? विचार प्रकट करना। अब रटने वाली बातें नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, जरा बताएं कि विचार क्या चीज होती है? बिल्कुल, विचार किसे कहते हैं? भाषा का जो विकास होता है, भाषा जो शब्द बना है वह भास धातु से बना है और भास धातु के अर्थ में लिया जाता है कि विचार प्रकट करना अर्थ होता है इसका, भास धातु का। तो आप मुझे बताएं जरा कि विचार किसे कहते हैं? विचार क्या होता है? विचार किसे कहा जाता है? ध्यान दें, विचार होती है मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मित्रों, मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक इकाई से संदर्भ क्या है मेरा? देखो इस शब्द में ए, ध्वनि और आत्मक 3 पदों का योग है। ऐसी इकाई जिसमें ए उपसर्ग का संदर्भ जहां भी होगा सदैव हम इसका अर्थ कौन सा ले रहे हैं? नहीं, ध्वनि का मतलब लिया जा रहा है आवाज से। ध्वनि का संदर्भ किससे लिया जाता है? आवाज से। और आत्मक का रूप होता है स्वरूप लिए हुए। सोचने पर जो आता है, मन की बात जो होती है, मन की भावनाएं होती हैं। बिल्कुल आपके विचार से मैं सहमत हूं और यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन विचार के संदर्भ में एक नकारात्मक चीज जोड़नी है। वो कौन सी जोड़नी है? कि इसमें आवाज नहीं होती। मनुष्य के मन का ऐसा भाव, मनुष्य के मन की वह इकाई जिसमें आवाज नहीं होती। बहुत आराम से समझो इसको। मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती। जैसे इस समय आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही हैं और मेरे मन में इस समय क्या क्या विचार हैं। जब तक आपको मैं संपूर्ण बातें नहीं बताऊंगा आप नहीं जान पाएंगे कि मेरे मन में कौन से भाव थे, या मैं भी आपको नहीं पहचान पाऊंगा कि आपके मन में क्या भाव हैं। तो मन के भाव, मन के जो भाव हैं, जिस माध्यम से मन के जो भाव होते हैं, जिस माध्यम से, समझना एक एक चीज को मैं जोड़ते हुए लेके चल रहा हूं, जिस माध्यम से
प्रकट करते हैं। अर्थात मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई जो होती है वो होती है विचार, और हम विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, जिस साधन से प्रकट करते हैं, साधन का संदर्भ यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कोई भी एक वस्तु है, यहाँ से दूसरे स्थान पर पहुँचानी हो, तो एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से जैसे मैं कहूँ कि ये क है और ये ख है, ध्यान देना मित्रों, यहाँ से बहुत अच्छी चीज निकल के आने वाली है परिभाषा के संदर्भ में, कि ए के मन में क्या बात है बे को नहीं पता, बे के मन में क्या बात है ए को नहीं पता। क्यों? जब तक नहीं पता होगा जब तक यह विचार है। जैसे ही ए अपने विचारों को ध्वनि का जामा पहना देगा, अर्थात आवाज का रूप धारण करा देगा, तो वह विचार या वह भाव जो आवाज का रूप लिए हुए है, बे तक जिस माध्यम से पहुंचता है, जिस साधन से पहुंचेगा, इस माध्यम या इस साधन का नाम ही क्या होता है? भाषा होता है। अब यह जरूरी नहीं है कि कहने वाला और सुनने वाला केवल एक ही हो। जरूरी नहीं है कि विचारों का आदान प्रदान केवल दो के मध्य ही होता है। जब हम बात करेंगे पत्रकारिता के विविध माध्यमों में, तो उस समय आएगी संचार के प्रकार, जहाँ पर हम बात करते हैं कि संचार अंतर्वैयक्तिक भी होता है, अंतर्वैयक्तिक भी होता है, बिल्कुल समूह भी होता है और जनसंचार भी होता है। तो जनसंचार के माध्यमों में देखते हैं उसी संदर्भ से। अब जैसे मैं अपना ही उदाहरण ले लेते हैं कि आप बहुत सारी संख्या में हैं, मैं कहने वाला एक हूं, सुनने वाले एक से अधिक हैं। अर्थात कहने वाला भी एक हो सकता है और सुनने वाला भी एक हो सकता है, कहने वाला भी एक हो सकता है और सुनने वाला भी एक हो सकता है। कहने वाले एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और सुनने वाले एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब इस परिभाषा को हम इस तरीके से समझेंगे क्या, कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, और इधर भी क्या है, एक या एक से अधिक। इन दो समूहों के मध्य समझ का आदान प्रदान हो, विचारों का आदान प्रदान होगा, भाव का आदान प्रदान होगा। तो जिस माध्यम से होगा, जिस साधन से होगा, वह साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब मैं इस संपूर्ण बात को मैं परिभाषा के शब्दों में बांध रहा हूं। एक एक शब्द पे गौर करना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। और ये थ्योरी के अकॉर्डिंग बातें बहुत अच्छी हैं। रिटर्न्स के जो पेपर होते हैं उनमें ये शब्दशः परिभाषाएं आपसे पूछ ली जाती हैं। बिल्कुल मुख्य प्रशासनिक परीक्षाओं में लेखन के जो कौशल होते हैं उसमें भी 50 जो नंबर का पार्ट है फोर्थ पेपर में, वहाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल टाइमिंग अपनी 5 बजे से ही रहेगी। हर दिन 5 से 6 के बीच आपको, बिल्कुल हर दिन 5 से 6 के बीच आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से। तो ध्यान देना, मैं शब्दशः भाषा की परिभाषा बोल रहा हूँ कि भाषा एक ऐसा माध्यम है, या मैं कहूँ भाषा एक ऐसा साधन है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, साधन या माध्यम का, कि भाषा एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार पहुंचाता है, विचारों का लेन देन करता है। मैं बहुत बार पर्याय शब्दों पे भी जोर दूंगा, क्योंकि हिंदी भाषा की शब्दावली कमजोर होने की वजह से ही हम भाषा का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हमारा शब्दकोश मजबूत होगा तो हम प्रभावी शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है इस चीज़ में, क्या कि जब तक हमारा शब्दकोश कवर नहीं होता है हम भाषा का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है आदमी कितना सभ्य है। जैसे आपके कमेंट्स में जो लैंग्वेज आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि भाषा क्या है। वापस से सुनना, एक एक शब्द को मैं बार बार दोहराऊंगा। भाषा वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों का क्या करता है मित्रों? आदान प्रदान करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। आप आदान प्रदान की जगह विचार विनिमय भी बोल सकते हैं, विचार विमर्श भी बोल सकते हैं, या आप विचारों का लेन देन भी बोल सकते हैं। ये पर्याय रूप में कुछ भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर परीक्षा में चांद और सूरज के पर्यायवाची ही पूछे। आवश्यक नहीं है कि हर परीक्षा में चांद और सूरज के पर्यायवाची ही पूछे। बहुत बार ऐसे पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता।
हमारे दूर दूर तक उन पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से कोई संबंध नहीं होते, और फिर भी ऐसे प्रश्नों का हमें सामना करने को मिल जाता है। तो ध्यान दें कि विचार विमर्श या विचारों के लेन देन का माध्यम ही क्या है? भाषा है। यह परिभाषा आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब तक जो मैंने आपसे बताया और जुड़ने की जो आरंभिक कोशिश की है उसका एक बार मैं वापस से दोहरान कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज हम भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। आज हम भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, और सामान्य परिचय में मैंने केवल इतना सा बताया कि भाषा जो शब्द है वह भाष धातु से बना है। भाषा जो शब्द है वह भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। और परिभाषा के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं क्या कि विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के विनिमय का, विचारों के लेन देन का साधन, अर्थात एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार पहुंचाता है, अपने भाव पहुंचाता है, अपनी समझ का स्थानांतरण करता है, उस माध्यम का नाम ही क्या होता है? भाषा होता है। यहाँ तक आपके बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, अब तक जो मैं बात कर चुका हूं उसमें केवल आपके दो बातें काम की हैं। ध्यान दे लेना, वापस से बोल रहा हूं, अब तक के वर्णन में केवल दो बातें काम की हैं। कौन कौन सी? एक तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है। बहुत अच्छी बात है अंचल जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेरी बात कहने से पहले समझ गए, इसका मतलब आप जुड़ाव रख रहे हो, लगातार हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करके आप वहां से इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकेंगे। बहुत अलग तरीके से आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी, एक नए अंदाज में आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी। क्योंकि मैं वापस से कह देता हूं, रटाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक भी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं करवाऊंगा। केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव, केवल और केवल विस्तार से सारी चीजें हमें देखनी है। ध्यान दीजिएगा। एक बात तो हो गई क्या कि भाषा की धातु कौन सी है, और दूसरी बात भाषा कहते किसे हैं। अब आती है भाषा के लिए जो आवश्यक चीजें जाननी। देखो क्या, भाषा की विशेषताएं। बिल्कुल मित्रों, मैं अभी आपको हिंदी से नहीं जोड़ रहा हूं। अभी तक तो मैं हिंदी पे आया ही नहीं। अभी तक तो केवल मैं भाषा शब्द पे बात कर रहा हूं कि भाषा चीज है क्या। फिर हम समझेंगे कि बोली क्या होती है, राजभाषाएं क्या होती हैं, राष्ट्रभाषा क्या होती है। बहुत बार हमारे सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि हम अंतर ही नहीं कर पाते कि राजभाषा किसे कहें, राष्ट्रभाषा किसे कहें, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हमें आवश्यक है कि भाषा की विशेषताओं से हम परिचित हों। तो भाषा की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता आती है, देखो क्या, भाषा अर्जित संपत्ति है भी। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। रटना नहीं, इन चीजों को समझना है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति क्यों है? बिल्कुल, व्यक्ति का जन्म होता है, समाज में वह रहकर पढ़ाना सीखता है। व्यक्ति का जन्म होता है, वह समाज में रहकर बोलना सीखता है। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं कहूं कि बोलने की योग्यता, बिल्कुल बोलने की योग्यता जन्मजात होती है। बहुत अच्छे से समझना इस बात को। व्यक्ति में बोलने की योग्यता तो कैसे है? जन्मजात है। बोलने की योग्यता कैसे है? जन्मजात है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस माहौल में क्या चीज कहनी है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्तियों के समूह में हम बैठे हैं और हमसे जो अनुभव में ज़्यादा उच्च स्थान रखते हैं, ज्ञान में जो ज़्यादा उच्च स्थान रखते हैं, तो उनके सामने हम बोलते समय बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करके बोलते हैं। बहुत बार हम जैसे मित्र मंडली में होते हैं तो हमारी भाषा का लहजा या जिसको स्लैंग कहते हैं वो अलग होता है। समाज में, घर में, परिवार में रहते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। पिताजी के सामने बात करते समय हमारी बातें या हमारे जो शब्द होते हैं वो आदर्शवादी से बन जाते हैं कि हम बिल्कुल सुधरे हुए हैं इस प्रकार का, या हम कहें कि समाज के जो नकारात्मक दौर का रवैया है उसे तो हम बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते। मेरा संदर्भ समझने की कोशिश करना। अगर भाषा जन्मजात होती तो वह वैसी ही रहती जो मूल रूप में थी, वह वैसी ही रहती जैसे मूल रूप में थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। व्यक्ति समाज में रहकर इसको सीखता है, समाज में रहकर सुन करके अनुकरण द्वारा इसको प्राप्त करता है। अब ये अनुकरण चीज क्या है? अनुकरण का मतलब हम कर सकते हैं के जैसा, के अनुसार,
अनुकरण मुख्यतः हम दो प्रकार से कर सकते हैं। शिक्षण विधियों के संदर्भ में बोल रहा हूं। बिल्कुल मेरे विद्वान साथियों, बहुत अलग अलग चीजें बताऊंगा मैं आपको, रटने वाली चीजें नहीं पढ़नी है। मैं एक दूसरे से कोरिलेटेड करके पूरी हिंदी व्याकरण को जोड़ के पढ़ाऊंगा आपको। मैं कह रहा हूं पहला टॉपिक जो हिंदी व्याकरण में आमतौर पर वर्ण विचार से शुरू होता है और अंतिम जो वाक्य शुद्धि पर जाकर के खत्म होता है, मैं पहले से अंतिम तक लगातार जोड़ के बताऊंगा। और आज फिर से कह रहा हूं, ध्यान दे लेना इस चीज पे, हिंदी व्याकरण में कोई भी टॉपिक अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। पूरी हिंदी व्याकरण एक दूसरे से उलझी हुई है और उसी को हम जोड़ते हुए पढ़ेंगे। बात की है मैंने किसकी, कि व्यक्ति अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। अनुकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं मोटे तौर पर। एक तो होता है उच्चारण का, एक तो होता है उच्चारण का अनुकरण, यानी कि जैसा सामने बोला जा रहा है, जैसा हम किसी के मुख से बोला हुआ वर्ण या कोई ध्वनि चिन्ह सुन रहे हैं, उसका हूबहू वैसा का वैसा उच्चारण करते हैं, उसका वैसा का वैसा उच्चारण करते हैं। जैसे घर पे कोई छोटा बहन है, छोटा भाई है, छोटा शिशु होता है, तो माँ उसको गोद में लेकर खिलाते समय बोलती है कि बेटे से बोलिए दादा। बहुत दिनों तक लगातार प्रयत्न करने के बाद एक बार बच्चे के मुंह से दादा शब्द निकलता है। इसका मतलब उसने क्या किया है, उच्चारण का अनुकरण किया है। चंद दिनों बाद जब उसमें पढ़ने लिखने की योग्यता का जो कौशल है वो विकसित होता है, तो उसके बाद में उसमें जो दूसरा अनुकरण का गुण आता है, पहला अनुकरण होता है उच्चारण का और दूसरा जो अनुकरण होता है वो किसका होता है भाई, लेखन का। दूसरा अनुकरण किसका होता है, लेखन का। बिल्कुल सभी चीजें मैं सिलेबस के आसपास की ही बताऊंगा। पटवार वाले विद्यार्थी ये न सोचें कि ये कौन सी चीज़ आप पढ़ाने लग गए, आप शिक्षण विधियों में चले गए। शिक्षण विधियों में नहीं मित्रों, एक बार 2015 में जो विज्ञप्ति घोषित हुई थी पटवार में, वहाँ पर एक प्रश्न आया था, यदि आपके याद हो। हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में पहला बिंदु पटवार में संधि से शुरू होता है, लेकिन प्रश्न वर्ण में से भी पूछ लिया गया था। डिलीट करवाने के लिए मैंने खुद ने भी रिट डाली थी, तो विभाग का जवाब यही था कि जुड़ती हुई बातें, वर्ण के बिना संधि नहीं पढ़ा जा सकता, अर्थात जुड़ती हुई बातें पूछी जा सकती हैं, आप उसे नकार नहीं सकते। इसलिए बता रहा हूँ, सारी चीज़ें जुड़ती हुई रहनी है और जोड़ते हुए ही अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहली बात क्या ली हमने कि भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अर्जित संपत्ति हमने अर्जित कहां से की थी, समाज से, अर्थात यह सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक ही दिन में इसका विकास नहीं होता, धीरे धीरे इसका विकास होता है। एक ही दिन में हम सब कुछ सही तरीके से बोलना, सब कुछ सही तरीके से समझना नहीं सीख सकते। धीरे धीरे ही भाषा का विकास होता है और ये समाज में रहकर संभव है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। तीसरी जो भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता आती है वो है क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरी और चौथी दो विशेषताएं मैं एक दूसरे से जोड़ के बताऊंगा, फिर वापस से सुनना। भाषा जो होती है उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। अब अंतिम स्वरूप का मतलब समझिए, क्या अंतिम स्वरूप का मतलब क्या होता है। अंतिम स्वरूप का मतलब क्या होता है, अगर अंतिम स्वरूप होता तो इसका मतलब भाषा में कोई और सुधार नहीं हो सकता। जैसे मान लें, हिंदी भाषा का विकास माना जाता है लगभग 1050 विक्रम संवत से। हिंदी भाषा से उदाहरण जोड़ रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा साहित्य का है पाग पर समझ में आएगा। इस उदाहरण को या इस विशेषता को क्लियर कर रहा हूं, समझिए। जैसे हिंदी भाषा का विकास 1050 विक्रम संवत के आसपास हुआ माना जाता है। यदि किसी भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप होता, यदि किसी भी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता है, यदि किसी भी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता है, तो वह परिवर्तित होती ही नहीं, वह बदलती ही नहीं। यदि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता तो जैसी 1050 में हिंदी बन चुकी थी, जिसमें अपभ्रंश का प्रभाव ज़्यादा था, प्राकृत भाषा के शब्द थे, अवट भाषा के शब्द थे, तो जैसे थे वो वैसे के वैसे ही होते। हिंदी का रूप या स्वरूप मुखरित नहीं होता, परिवर्तनशील होती है, यह अंतिम स्वरूप नहीं होती। अर्थात भाषा परिवर्तनशील होती है। हम एक लाइन पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में, हम सुना करते हैं क्या, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वानी। अर्थात स्थान और वातावरण के अनुसार भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा में बदलाव आ जाता है। क्षेत्रीयता के आधार पर भी भाषा में बदलाव आ जाता है। जैसे मैं बात करना चाहूँ, ये हमारा जो राजस्थान है विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार में है। एक बार इस चीज़ को देखने का प्रयास करें। जैसे ये जयपुर का क्षेत्र है, ये ढूंढाड़ भाषा है। उसके बाद में जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र है, ये कौन सी भाषा का है भाई, हाड़ौती का। इधर हम बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर बागड़ी भाषा बोली जाती है, जो गुजराती और राजस्थानी के मेल की भाषा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग होता है, यहाँ पर कौन सी भाषा है, मेवाड़ी। इधर अलवर, भरतपुर और धौलपुर के भाग में कौन सी भाषा बोली जा रही है, मेवाती। कौन सी भाषा बोली जा रही है, मेवाती। अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होती
तो हर जगह एक ही भाषा बोली जाती, ये विभिन्न प्रकार की भाषाएं बनती ही नहीं। जब वैदिक काल में जो संस्कृत भाषा थी, अगर इसका अंतिम स्वरूप और परिवर्तनशील नहीं होती तो ये आज तक संस्कृत ही चली आती। लेकिन हम देखते हैं कि संस्कृत बनी, संस्कृत के बाद में पाली भाषा आई है, पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा भी आई है, प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश भी आई है, अपभ्रंश के बाद में जैसे हिंदी भाषा भी आई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, वह सदैव परिवर्तनशील होती है। लेकिन इस गुण के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने की है, वो क्या है? परिवर्तनशील है, कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, लेकिन इसका मानक स्वरूप जरूर होता है। भाषा परिवर्तनशील है, कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, लेकिन इसका मानक रूप होता है। मानक रूप कैसे? देखो, आमतौर पर कहा जाता है कि कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी लें, संस्कृत लें, अंग्रेजी लें, सभी भाषाओं के लिए दो चीज़ें या दो आवश्यक शर्तें होती हैं। एक तो प्रत्येक भाषा का अपना निश्चित व्याकरण होता है, निश्चित व्याकरण होता है। और एक भाषा की निश्चित क्या होती है? लिपि। और लिपि जो होती है वो भाषा के ध्वनि चिन्हों को मानकीकृत रूप प्रदान करती है। बहुत बार हमें एक प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, और वह वर्णों की संख्या वाला जो प्रश्न है, बहुत बार हमें विकल्प में 44 भी मिलता है, 52 भी मिलता है और 56 भी मिलता है। और वास्तविकता तो यह है कि ये तीनों ही प्रकार के आंसर सही हैं, तीनों ही जवाब सही हैं। बात यह है, प्रश्न पूछने पर निर्भर कर रहा है कि सामने वाला जवाब कौन सा चाह रहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानक रूप में या मानकीकृत वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर हमेशा कितना आना है? 56 ही आना है। अर्थात देवनागरी लिपि या मैं कहूँ हिंदी भाषा के व्याकरण में जो मानक वर्ण या जो ध्वनि चिन्हों का रूप निर्धारित किया गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 56। तो प्रत्येक भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप का मतलब जैसे ए वर्ण को आप ऐसे ही लिखोगे, ये निश्चित है। इस ए वर्ण को बदल के लिख दिया, तो व्याकरण के रूप में ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। भाषा चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है ये हिंदी के लिए ही है, भाषा चाहे कोई भी हो, सभी भाषाओं का अपना अपना मानकीकृत रूप होता है। भाषा मानक होती ही है, इस चीज का हमें ध्यान रखना ही होगा। और एक अगली जो विशेषता जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह क्या है कि भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का जो स्वरूप चलता है वह चलता है कठिन से सरल की तरफ। कैसे? समझिए। अभी मैं आपसे बात पूछना चाहूं, क्या आपको हिंदी भाषा और व्याकरण के सभी बिंदुओं का पूरा ज्ञान है? तो हाँ, बिल्कुल आप विद्वान हो, बहुत अच्छा सीख रखा है आपने, बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रखा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, क्या आपकी कोई भी एक भाषा पर पूरी तरह से नियंत्रण है क्या? पूरी कमांड है क्या? बिल्कुल कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाषा का अंतिम स्वरूप ही नहीं है। अगर अंतिम स्वरूप नहीं है तो ये बदलती रहेगी और हम सीखते ही रहेंगे। बिल्कुल यह परिवर्तनशील है, तो ये बदलती भी रहेगी और हम सीखते भी रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सब चीज़ें हमें नहीं आ रही, हमारे लिए क्या हो गई? कठिन। पर जैसे जैसे आप मेरे साथ में हो, हम जुड़ते हुए रहेंगे। संधि टॉपिक पढ़ा है, समास टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ लेंगे, सर्वनाम पढ़ लेंगे, या मैं कहूँ हिंदी भाषा के जो व्याकरण के 3 भाग होते हैं, एक वर्ण विचार का, एक शब्द विचार का और एक वाक्य विचार का। इन तीनों बिंदुओं पर जब विस्तार से चर्चा कर लेंगे तो व्याकरणिक दृष्टि से भाषा पर हमारा अधिकार हो जाएगा। व्याकरणिक दृष्टिकोण से भाषा पर हम हमारा नियंत्रण कर पाएंगे, और जैसे ही यह नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो भाषा क्या हो जाएगी? कठिन से हमारे लिए सरल। हमारे लिए भाषा क्या हो जाएगी? कठिन से सरल। अर्थात मेरा कहना यह है कि भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। अब बात आती है क्या कि भाषा के लिए आवश्यकता किन चीज़ों की होती है? बहुत सारी विशेषताएं और भी होती हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य विशेषताएं थी आपको ध्यान रखने की थी, वो कौन कौन सी है? एक तो भाषा का जो है मानक स्वरूप होता है, और इसके लिए हमें इसका संबंध स्थापित करना पड़ता है। भाई किससे? लिपि से। क्यों? क्योंकि भाषा के ध्वनि चिन्हों को मानकीकृत रूप किसने प्रदान किया है? लिपि ने। हिंदी भाषा की जैसे लिपि की हम बात करेंगे, लिपि का भी उद्भव और विकास पढ़ेंगे कि ब्राह्मी से हुआ है, या गुजरात के बड़नगर ब्राह्मणों की लिपि रही है, या नागरी भाषा या संस्कृत भाषा की लिपि रही है। वह सब साहित्य का भाग है। उस चीज़ को एक बार अलग रखते हुए हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को ऊपरी जानने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस क्लास के माध्यम से आपसे जुड़ सकूं।
क्योंकि आप अभी तक केवल इतना सा जानते हो कि ये आशीष सर हैं और हिंदी पढ़ा रहे हैं। जब तक आप मुझे पहचानोगे नहीं, जब तक हमारे बीच में जो संचार है वह मजबूत नहीं होगा, मैं आपको और आप मुझे नहीं समझ पाएंगे। इतना तो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल आप कमेंट पे ही ध्यान न दें। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा नाम लें या मैं कमेंट करूँ या सर के सामने मैं कोई क्वेश्चन रखूँ। अभी तक तो मैंने कोई बिंदु शुरू ही किया नहीं। बेसिक सी बात कर रहा हूं जो हम 5वीं 6ठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं, और एक बार जुड़ जाएं, संचार जब मजबूत हो जाएगा तो समझ की साझेदारी, समझ की जो क्रियान्वयन है, समझ का जो स्थानांतरण है बहुत मजबूती से हो पाएगा। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाषा का जो मानक स्वरूप होता है, भाषा परिवर्तनशील होती है, अंतिम स्वरूप नहीं होता, सामाजिक प्रक्रिया है और ये एक अर्जित संपत्ति है। और महत्वपूर्ण बात जो शिक्षण सूत्रों के संदर्भ से रीट वाले विद्यार्थी ध्यान दें इस चीज़ का, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और रीट वाले विद्यार्थी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करेंगे कि जब शिक्षण सूत्र हम पढ़ेंगे उसमें आते हैं कठिन से सरल की ओर। तो भाषा की प्रकृति भी कैसी होती है? कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा की प्रकृति भी कैसी होती है? कठिन से सरल की ओर होती है। अब इसके बाद में अगला तथ्य जो हमें जानना आवश्यक है, भाषा को सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम चर्चा करना चाहें। भाषा को सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की मैं चर्चा करना चाहूँ। क्या होता है? देखिए, भाषा को सीखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। कितने प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए मित्रों? 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। और ये 3 प्रकार की योग्यताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है जिज्ञासा। सबसे पहली योग्यता कौन सी है? जिज्ञासा। दूसरी जो योग्यता आवश्यक होती है एक भाषा को सीखने के लिए, दूसरी योग्यता जिसका नाम होता है क्या? अनुकरण। और एक भाषा को सीखने के लिए जो तीसरी योग्यता आवश्यक है वह होती है आपकी अभ्यास। बहुत अलग हटके चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना इन चीजों को। एक भाषा का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि एक मनोविज्ञान की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि कोई व्यक्ति में भाषा का विकास होता है। कब होता है? जब वह इन तीन गुणों का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है। जब इसमें 3 गुण पाए जा रहे हैं। कौन सा? सबसे पहला जिज्ञासा। जिज्ञासा का शाब्दिक अर्थ भी, अब ध्यान दो, मैं इसको जोड़ रहा हूं अलग चीज से। हमारे हिंदी व्याकरण में शब्द में ही पढ़ेंगे एक क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द मित्रों, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। और केवल जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। शब्द समझ में आ गया। अब बात करते हैं उदाहरण। अब बात करते हैं क्या कि इसके उदाहरण को कैसे समझें। किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्परता जरूरी है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का हम नाम लें तो उन्होंने कहा था कि घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हैं, पिला नहीं सकते। कब तक? जब तक कि वह स्वयं नहीं चाहे। मैं आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं आपके सामने मेरे विचार साझा कर रहा हूं, मेरी समझ का स्थानांतरण कर रहा हूं, लेकिन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपकी इच्छा नहीं हो। जब तक आप जिज्ञासु नहीं होंगे किसी भी चीज़ के प्रति, आप नया ज्ञान नहीं सीख सकते। कोई भी नया ज्ञान नहीं सीख सकता। तो हमें कोई ज्ञान अगर प्राप्त करना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यक तत्व जो हमारे अंदर होना चाहिए वह कौन सा है? जिज्ञासा। वह कौन सा है? जिज्ञासा। उसके बाद दूसरी बात आती है कौन सी? अनुकरण की। अब जिज्ञासु हैं, हम जानना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है सामने वाला जो हमें बताएगा, चाहे वह मौखिक रूप में बताए चाहे लिखित रूप में बताए, उसे हम क्या करेंगे? दोहराने का प्रयास करने से पहले उसका अनुकरण करेंगे कि इसने यह बात किस तरीके से कही है, किस भाव से कही है, किस संदर्भ से कही है। जैसे मैं आप सभी को बोलूं कि आप मेरे साथ साथ मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों का दोहरान करेंगे। आप मेरे साथ साथ मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों का दोहरान करेंगे। शिक्षण विधियों के अंतर्गत भी हम इस चीज़ बात का बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जब अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, जब अध्यापक द्वारा कक्षा में आदर्श वाचन किया जाता है तो विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। और एक सामान्य सा उदाहरण ले लें, जैसे हम प्रार्थना बोला करते हैं विद्यालय प्रांगण में जाने से ठीक बाद, तो प्रार्थना में सामने जो 3 लड़के या लड़कियों का समूह है, एक प्रार्थना की पंक्ति बोल रहा है और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के जैसे लहजे में हम उस पंक्ति का दोहरान करते हैं। साधारण भाषा में वही क्या है? अनुकरण है। अब शब्द को समझने के बाद भाषा के संदर्भ में क्या कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के शब्दों पे, जैसे स्वर ध्वनियों में हम देखते हैं कि कई स्वर ध्वनियाँ ऐसी हैं जो दीर्घ हैं,
कई स्वर ध्वनियां ऐसी हैं जो ह्रस्व हैं। लघु या छोटी स्वर ध्वनियों को उच्चारित करने के लिए समय कम लगता है, कम समय लगता है, जिसको अल्पकाल में बोला जाता है। जबकि दीर्घ जो स्वर ध्वनियां होती है उनके उच्चारण में लघु स्वर ध्वनियों की तुलना में समय ज्यादा लगता है। इसका मतलब कौन सी चीज को समय कितना देना है, कौन सी चीज को समय ज्यादा देना है। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा स्वराघात और बलाघात। आपने एक नाम सुना होगा भाषा का आरोह और अवरोह क्रम। ये सब चीजें हम कब सीख पाते हैं, जब हम में कौन सा गुण प्राप्त हो, अनुकरण का गुण हो। यदि हम अनुकरण करेंगे, चाहे उच्चारण का अनुकरण हो, चाहे लेखन का अनुकरण हो, के जैसा के अनुसार, वही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या आ गई मनोवैज्ञानिक क्रम में, कि जिज्ञासा और अनुकरण होना चाहिए। अब बात आती है क्या, अभ्यास। अभ्यास का संदर्भ यहाँ है। बिल्कुल कवि वृंद की एक पंक्ति याद आती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जितना किसी चीज को दोहराओगे वह उतना ही स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। जितना जिस चीज का हम बार बार दोहरान करेंगे वह स्थायी होती चली जाती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम एक ही बात में एक ही बार में सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि, हमारी जिज्ञासा, हमारी अनुकरण की प्रवृत्ति उसके प्रति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हम जब स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे तो एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध पढ़ेंगे, मित्रता। बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध पढ़ेंगे, मित्रता। उसमें एक लाइन आती है, अगर आपने कहीं पढ़ी हो तो बिल्कुल उसमें एक लाइन आती है क्या, कि व्यक्ति बुरे गुणों को और बुरी प्रवृत्तियों को बहुत जल्दी सीख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारा मस्तिष्क संवेदनशील ज़्यादा होता है, हमारी चित्तवृत्तियाँ उसके प्रति संवेदनशील ज़्यादा होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अभ्यास करना चाहिए जिस चीज़ को हम सीखना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, बार बार सुनना ध्यान से। कवि वृंद की पंक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कहने का आशय यह हुआ कि किसी भी चीज़ को स्थायित्व प्राप्त करवाना हो तो बार बार अभ्यास में लाना ही होगा। और यह चीज़ हम थार्नडाइक के नियमों में पढ़ते हैं, अभ्यास का नियम। बिल्कुल बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेना मित्रों। ये सारी बातें आपको ऐसी हैं, व्याकरण की किताबों में नहीं मिलेंगी, एनसीईआरटी में आप पन्ने पलटते रह जाओगे, ये नहीं मिलेगा। ये तथ्य अलग चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ, ताकि आपको रटने वाला जो रवैया है उसको हम थोड़ा सा नकार सकें। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है क्या, कि एक व्यक्ति में भाषा का जो विकास होता है, एक व्यक्ति में भाषा का जो विकास होता है वह किस क्रम में होता है। देखो, भाषा का विकास क्रम, एक व्यक्ति में जो भाषा का विकास होता है वह किस क्रम में होता है। मित्रों आपने एक बात सुनी होगी कि सीखने के सूत्र होते हैं, या सीखने के कौशलों के कुछ सूत्र होते हैं, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। एक व्यक्ति में जो गुण होते हैं, जो कौशल होते हैं, एक निश्चित क्रम में विकसित होते हैं। देखो मैं नाम लिख रहा हूं, भाषा का विकास क्रम में सबसे पहला गुण व्यक्ति में जो विकसित होता है वो कौन सा होता है, सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप समझ गए कि कौन सी बात करने वाला हूं। बिल्कुल भाषाई कौशलों की मैं बात कर रहा हूं मित्रों, भाषाई कौशलों की बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति को भाषा सीखने के लिए कौन कौन से कौशलों से होकर गुजरना पड़ रहा है। एक व्यक्ति में भाषा का विकास जो होता है वो किन कौशलों के द्वारा हो रहा है। तो एक व्यक्ति में सबसे पहले कौन सी योग्यता विकसित होती है, सुनना। कौन सी योग्यता विकसित होती है, सुनना। उसके बाद में दूसरी योग्यता विकसित होती है कौन सी, बोलना। कौन सी योग्यता विकसित होती है, बोलना। अभी जो मैंने आपको एक बात बताई थी, अब मैं वापस से पुरानी बताई हुई बात से इसको कोरिलेटेड कर रहा हूं, जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, समझना। मैंने अभी कहा था कि भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है या अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कैसे सीखी जाती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अब भाषा अनुकरण द्वारा सीखेंगे तो सबसे पहले हम उसको सुनेंगे। हम जब शैशव अवस्था में थे, बिल्कुल हम जब शैशव अवस्था में थे तो माँ के मुंह से, पिताजी के मुंह से, दादी माँ के मुंह से, दादाजी के मुंह से, बड़े बहन भाइयों के मुंह से कुछ शब्द सुने। सबसे पहले सुनने की योग्यता जन्मजात होती है, सुनने की योग्यता जन्मजात होती है। आप किसी व्यक्ति में सुनने का गुण डेवलप नहीं कर सकते, विकसित नहीं कर सकते, वह सुनने की योग्यता जन्मजात रखता है। बात यह है कि वह उन्हें समझ नहीं पाता कि ये चीज़ मुझ में हो क्या रही है, बल्कि जो इंद्रियों में जो श्रवण इंद्रियां होती हैं इनमें यह जन्मजात गुण होता है। व्यक्ति का ये जन्मजात कौशल है, ध्यान रखना, व्यक्ति का ये जन्मजात कौशल है। बोलने की योग्यता भी जन्मजात होती है, लेकिन क्या बोलना है यह उसके समाज पर निर्भर करता है। अगर सभ्य समाज में रहेंगे तो सभ्य भाषा का विकास होगा, सही भाषा का विकास होगा, उचित शब्दकोश का विकास होगा। तो सबसे पहली योग्यता तो कौन सी थी, सुनना।
सुनने के बाद सुनी हुई बात को हम दोबारा दोहराएंगे तो दूसरा कौशल विकसित होता है कौन सा? बोलना। कौन सा होता है? बोलना। इसके बाद जो तीसरा कौशल विकसित होता है वह होता है कौन सा? पढ़ना। तीसरा कौशल जो विकसित होता है वह कौन सा होता है मित्रों? पढ़ना। और चौथा कौशल जो विकसित होता है वह होता है कौन सा? लिखना। वह कौन सा होता है? लिखना। कई बार इसको एक शॉर्ट सूत्र में भी बांध देते हैं, क्या? सुबोपल्ली। संस्कृत में यह नाम आपको मिलेगा सर्वपले, मतलब श्रवण, वदन, पठन और लेखन। वापस से दोहराऊं, सारी चीज को दोहरान कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। भाषा का जो विकास क्रम है, भाषा का जो विकास क्रम है जिसको हम कौशलों के नाम से जान रहे हैं, किसके नाम से जानते हैं? कौशल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित हुआ मित्रों? श्रवण कौशल। सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित हुआ? श्रवण कौशल। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बता देता हूं, जैसे सबसे पहले लिसनिंग की योग्यता विकसित होती है, उसके बाद स्पीकिंग की योग्यता विकसित होती है। सबसे पहले कौन सी योग्यता विकसित हो रही है? लिसनिंग की। उसके बाद में कौन सी योग्यता विकसित हो रही है? स्पीकिंग की। और उसके बाद में कौन सी योग्यता विकसित हो रही है? रीडिंग। और अंत में कौन सी योग्यता विकसित होती है? राइटिंग की। अब एक थोड़ी सी डीप बात बताना और चाहूंगा मैं, ध्यान से सुनना, कि व्यक्ति में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित हुआ? श्रवण का। उसके बाद में कौन सा हुआ? वदन, यानी कि बोलना, स्पीक। तीसरा कौशल जो विकसित होता है वह होता है रीडिंग, यानी कि पढ़ना, पठन जिसे हम कह सकते हैं। और अंतिम जो कौशल आता है वह कौन सा आता है? लेखन। शिक्षण विधियों में हम बिल्कुल भाषा वैज्ञानिकों की बात करेंगे, उसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा, मारिया मांटेश्री। बिल्कुल, मारिया मांटेश्री ने क्या कहा कि व्यक्ति में जो कौशलों का विकास क्रम होता है वह सुबोलिपय होता है। अर्थात उन्होंने इस अंतिम दो कौशलों के क्रम को आगे पीछे किया है। उस मैडम मारिया मांटेश्री के अलावा सभी भाषा मनोवैज्ञानिक, सभी मनोवैज्ञानिक भाषाई कौशलों का यही क्रम मानते हैं। लेकिन मारिया मांटेश्री के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए, रीट वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना इस बात पे, क्योंकि शिक्षण विधियां उनके चलती हैं और भाषाई कौशलों का विकास हमारे एक टॉपिक पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। यदि पूछ लिया जाए कि मैडम मारिया मांटेश्री ने भाषाई कौशलों का क्रम क्या बताया, तो अंतिम वाले दो का क्रम आगे पीछे कर देना है, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके अलावा खेल विधि के प्रवर्तक फ्रोबेल महोदय या अन्य वैज्ञानिकों की बात करी जाए, अन्य भाषा वैज्ञानिकों की बात करी जाए, तो सभी ने इसी क्रम का अनुसरण किया है, इसी क्रम के बारे में उन्होंने जोर दिया है। तो ये सब चीजें बात आपको समझ में आई। एक बार मैं अभी तक की सारी बातों को दोहरान कराना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज हम जिस बिंदु को आरंभ कर रहे हैं, जिस बिंदु के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं, वह है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और व्याकरण का सामान्य परिचय। मित्रों, भाषा शब्द क्या होता है? भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना, और परिभाषा के संदर्भ में इसको मैंने कहा कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। उसके बाद दूसरी बात हमने जो इसमें की कि भाषा जो होती है उसकी विशेषताओं के संदर्भ में कि भाषा अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यह इधर मैंने लिखा, और ये कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण बात हमने जानी कि भाषा को सीखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो 3 गुण एक व्यक्ति में विकसित होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं? जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। उसके बाद अंतिम बात पे हम जो बात कर रहे हैं वह कौन सा था कि भाषा का विकास क्रम क्या होता है, भाषा किस सीक्वेंस में एक व्यक्ति में डेवलप हो रही है, भाषा अपने आप में एक विकसित परंपरा हो रही है, परिवर्तनशील है, तो एक व्यक्ति में किस तरीके से आगे बढ़ती है। ये सब चीज़ें एक भाषा के परिचय के संदर्भ में थी। मैं एक प्रकार से ये कहूँ कि भाषा का जो बायोडेटा होता है, भाषा शब्द की जो भूमिका थी, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा प्रकाश मैंने डालने का प्रयास किया। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला जो बात आती है, अगला जो बिंदु आता है वह आता है क्या? भाषा के प्रकार। अब यहाँ से आपके प्रश्नों में और मेरे विचारों में मतभेद उत्पन्न होने लग जाएंगे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ पढ़ने के लिए चयन कर लेते हैं जो हमें पढ़ने में सरल लगती हो, हम वह चीज़ नहीं पढ़ते जो वास्तव में पढ़े जाने योग्य होती है। भाषा के प्रकार आप बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें लेके आते हैं, उनमें 2 मिल जाते हैं, मौखिक और लिखित भाषा, केवल 2 मिल जाते हैं। भाषा के प्रकारों की हम बात करें तो भाषा के प्रकार बहुत जगह किताबों में 2 लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको बहुत अच्छी बात है, पता है भाषा के प्रकार कितने होते हैं भाई? 3। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, मैं केवल उनके नामोल्लेख कर रहा हूं, उसके बाद उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली जो भाषा होती है वह होती है मौखिक भाषा। सबसे पहली जो भाषा होती है वह कौन सी होती है मित्रों? मौखिक भाषा। दूसरा जो भाषा का प्रकार आता है वह कौन सा आता है?
लिखित भाषा। दूसरा जो भाषा का प्रकार आता है वह कौन सा आता है? लिखित भाषा आती है। दूसरा भाषा का प्रकार कौन सा है? लिखित भाषा। और तीसरी जो भाषा का प्रकार होता है वह कौन सा होता है? सांकेतिक। कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। अब ये क्या होती है मौखिक भाषा, क्या होती है सांकेतिक भाषा और क्या होती है लिखित भाषा? इन सभी चीजों को समझने से पहले परिभाषा में हमने क्या कहा था कि भाषा क्या है? साधन। भाषा को हमने क्या माना है? एक माध्यम माना है। माध्यम किसका? विचार आदान प्रदान का। अब आप भाषा शब्द को एक साधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, तो एक सामान्य उदाहरण से समझो। जैसे यातायात के साधन एक ही प्रकार का तो है नहीं, बहुत सारे साधन ऐसे हैं जो सड़क मार्ग पर चल रहे हैं, बहुत साधन ऐसे भी हैं जो वायु मार्ग में गमन कर रहे हैं, बहुत प्रकार के साधन ऐसे भी हैं जो जल मार्ग के लिए बने हैं, बहुत प्रकार के साधन ऐसे भी हैं जो रेल या अपन कहें मेट्रो ट्रेन है या आपके रेल मार्ग पर चल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस भाषा रूपी साधन में अनेक प्रकार काम में लेता है। वह चाहे तो मौखिक रूप से भी अपने विचारों का स्थानांतरण कर सकता है, वह चाहे तो लिखित रूप में भी अपने विचारों का स्थानांतरण कर सकता है, वह चाहे तो सांकेतिक या इशारों से भी अपने विचारों का स्थानांतरण कर सकता है। अब एक बार जरा ध्यान दें, कमेंट पे ही मत जाएं, एक बार इसको बहुत अच्छे से समझना। बहुत रेयर चीज बताने जा रहा हूं क्या कि जो मौखिक भाषा होती है, परिभाषा कभी परीक्षा में नहीं पूछता, ऐसे नहीं पूछेगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, कभी नहीं आनी। हमें क्या करता है, वो उदाहरण देता है। हमें क्या करता है? उदाहरण देता है। मौखिक भाषा का उदाहरण हमें चुनना होगा, लिखित भाषा का उदाहरण हमें चुनना होगा, सांकेतिक भाषा के उदाहरण का हमें चयन करना होगा। कैसे? सुनिए। भाषा को हमने परिभाषित किया है साधन या माध्यम के रूप में। अब मैं कहूं कि जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? बोलकर करता है। कैसे करता है? बोलकर करता है। और सामने वाला उन्हें ग्रहण कैसे करता है? सुनकर ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? सुनकर। वापस से समझना, जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रहा हो, सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण कर रहा हो। जैसे इस समय आप लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल से मेरे से जुड़े हुए हैं, लगातार लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। तो आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ, स्टूडियो से जो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, आप इसको सुन रहे हो। अर्थात मेरे विचारों का आदान प्रदान, आपका और हमारा विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें भी दो भाषा के प्रकार काम में आ रहे हैं। ध्यान से समझना, दो प्रकार की हम भाषा काम में ले रहे हैं। कैसे? मैं तो मेरे विचार आप तक पहुँचा रहा हूँ, कौन से रूप में? मौखिक रूप में और लिखित रूप में। कैसे पहुँचा रहा हूँ? मौखिक रूप में और लिखित रूप में। जैसे मैंने कहा भाषा के प्रकार होते हैं 3, बोल दिया, यह है मौखिक भाषा। मैंने उनके नाम लिख दिए बोर्ड पर, यह कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। लेकिन आपकी बातें मुझ तक केवल और केवल कौन सी भाषा में आ रही हैं? लिखित भाषा में। कि जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान केवल लिखकर करता हो और सामने वाला उन्हें पढ़कर ग्रहण करता हो, तो वहां कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। अब आपकी बात जहन में जो चल रही है, मैं क्या कह रहा हूं, सुनना। सवाल कैसे आएगा, प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, इस चीज में से प्रश्न कैसे बनेगा, सुनना। मौखिक भाषा के उदाहरण बता रहा हूं। रेडियो से समाचार सुनना, कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। एक नेता द्वारा सभा को संबोधित किया जाना, कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, वहां कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, चोंगा उठा के हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन पर अब किसी को कॉल करके बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। एलडीसी के पेपर में प्रश्न पूछा गया, यदि, ध्यान से सुनना प्रश्न को, यदि दो व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान प्रत्यक्ष बैठकर कर रहे हैं, यदि दो व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान प्रत्यक्ष बैठकर कर रहे हैं तो भाषा का प्रकार होगा। विकल्प ये 3 थे, चौथा था उपरोक्त सभी। बताएं कौन सा आंसर होगा? दो व्यक्ति प्रत्यक्ष बैठकर के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, अपने ज्ञान या समझ का स्थानांतरण कर रहे हैं। बिल्कुल, कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। अब उसके बाद में जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, लोगों ने लेखन की कला सीखी। हालांकि लेखन तो पहले भी था, लेकिन इस लेखन को संचार में जब तक व्यक्तियों ने शामिल किया तो एक नई भाषा या नया संचार का माध्यम हमारे सामने निकल के आ रहा था। कौन सा माध्यम? लिखित माध्यम। कौन सा माध्यम निकल के आया? लिखित माध्यम। और लिखित माध्यम में जो प्रयोग हो रहा था भाषा रूपी साधन का, उसी को हमने क्या नाम दे दिया है? लिखित भाषा। अर्थात जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है, जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है
और सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है तो वहाँ कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। दोस्तों लिखित भाषा के उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे? समझना, जैसे हम बात करें पत्र पत्रिकाएं कौन सी भाषा में होंगी? लिखित भाषा में। इसके बाद में बात आती है क्या? पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें भी कौन सी भाषा में हैं? लिखित भाषा में। आप कह सकते हैं समाचार पत्र, कौन से? समाचार पत्र। अब ये जरूरी नहीं है कि दैनिक हो तो ही मौखिक होगी, दैनिक भी हो सकते हैं, साप्ताहिक भी हो सकते हैं जो 15 दिन में एक बार आते हैं, पाक्षिक भी हो सकते हैं और मासिक भी हो सकते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, जीके वगैरह पढ़ने के लिए कई ऐसी पुस्तकें लेके आते हैं जिनका संस्करण 3 माह में एक बार आता है, तो चाहे वो त्रैमासिक पत्रिका ही क्यों ना हो, चाहे वो अर्धवार्षिक ही क्यों ना हो, चाहे वो वार्षिक ही क्यों ना हो, अगर कोई भी बात हमारे सामने लिखित रूप में आ रही है और हम उसे पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं तो वह भाषा का कौन सा प्रकार होगा? लिखित प्रकार होगा। अर्थात वह कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा होगी। इसका विकास क्यों हुआ? इसकी चीज सुनना, इसकी थोड़ी सी साहित्यिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये चीज सुनो कि व्यक्ति सबसे पहले विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता था। कैसे करता था? बोलकर करता था। उसके बाद जैसे जैसे लेखन कला का आमजन में विकास होता है तो चिट्ठी पत्री का काम आरंभ हो जाता है। दूर देश में, दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे जैसे दादाजी, पिताजी या परदादाजी दूर क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। अब आज तो चाहे कहीं भी हो, नंबर डायल किया, बात कर ली, तुरंत बात कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय में जब तकनीकी के साधनों का, जब संचार के साधनों का इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, उस समय भी विचारों का आदान प्रदान होता है। हम देखते हैं बहुत प्रकार की फिल्मों में, या बहुत बार देखा हमने फिल्मों की, संदेश लिखे जाते हैं और लिख लिख करके भेजे जाते हैं। छठी क्लास में एक चैप्टर चला करता था पुराने सिलेबस में, चिट्ठी पत्री की दुनिया। खतों को सहेज कर रखा जा सकता है, संभाल कर रखा जा सकता है। और वहीं से ध्यान दे लेना, मैं अब सिलेबस से जोड़ रहा हूं इन चीजों को। वहीं से एसआई की परीक्षा में, वहीं से व्याख्याता भर्ती परीक्षा में, वहीं से एलडीसी और पटवार भर्ती परीक्षा में एक टॉपिक जुड़ता है प्रारूप लेखन, जिसमें हम अर्ध सरकारी और सरकारी पत्रों के लेखन की चर्चा करने वाले हैं आने वाले समय में। वो सब चीजें कहाँ से निकल के आई? लिखित भाषा में से ही निकल के आती हैं। कहाँ से निकल के आती हैं? लिखित भाषा में से। वापस से बता रहा हूं, इन दोनों चीजों को वापस से दोहरान कर रहा हूं क्या कि मौखिक भाषा क्या होती है कि जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है। एक एक शब्द को गौर से सुनना, उदाहरण सहित बोलूंगा कि जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और प्राप्तकर्ता उसे सुनकर प्राप्त कर रहा है, प्राप्तकर्ता उसे सुनकर प्राप्त कर रहा है, सुनकर समझ रहा है, सुनकर ग्रहण कर रहा है, तो वहाँ कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। जैसे रेडियो से समाचार, गाने सुनना, मोबाइल फोन, टेलीफोन से वार्तालाप, साक्षात्कार, नेता द्वारा सभा को संबोधित किया जाना आदि। उसके बाद दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको कि लिखित भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिखित माध्यम से करता है या लिखकर करता है, सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है, तो वहाँ भाषा कौन सी होगी? लिखित भाषा होगी। कौन सी होगी मित्रों? लिखित भाषा होगी। जैसे समाचार पत्र है, पाठ्य पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सभी कौन सी भाषा में जाते हैं? लिखित भाषा में ही शामिल किए जाते हैं। अब बात आती है अंतिम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, बहुत गौर से सुन लेना। इसके बाद में ही एक सवाल पूछूंगा जो इन्हीं में आंसर होगा, बहुत ध्यान से सुनना। सांकेतिक भाषा, जिसमें महत्वपूर्ण चीज होती है क्या? संकेत। क्या होती है? संकेत या इशारे। कि जब व्यक्ति न तो बोलकर बात करे और न लिखकर वार्तालाप करता है, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान न तो बोलकर करता है और न लिखकर करता है, केवल संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता हो, वहां कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा। उदाहरण से समझना इसको। हम देखते हैं क्रिकेट मैच में अंपायर जो होता है, बॉलर के बॉल किए जाने के ठीक बाद जब बॉलर जोरदार अपील करता है और यदि उसे लगता है कि खेल रहा खिलाड़ी आउट हो गया, तो अंपायर केवल एक अंगुली उठाता है। दर्शकों को कहने थोड़ी गया था कि खेल रहा खिलाड़ी आउट हो गया, तालियां बजाने लग जाओ भाई। लेकिन वो एक अंगुली उठाने का जो संकेत होता है, वह सभी को उसका अर्थ बता देता है कि खेल रहा खिलाड़ी क्या हो गया है? पवेलियन के जाने के लिए तैयार हो गया है। दूसरे उदाहरण से समझो, क्योंकि मेरे सभी विद्वान मित्र अभी हाल ही में वर्ल्ड कप देखे हैं लेकिन नहीं देखे। मान लीजिएगा कि तभी ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ से, परीक्षाओं के दबाव के चक्कर से हम नियमित किताबों से जुड़े रहे और क्रिकेट में हमारा शौक नहीं रहा। लेकिन दूसरा उदाहरण समझो, जैसे हम देखते हैं सड़क चौराहे पर यातायात पुलिस का कर्मचारी खड़ा रहता है, और वह इधर से आने वाली लाइन के लिए हाथ कर देता है कि रुकिए, और दूसरी लाइन को चलने का संकेत देता है। अब एक लाइन बोल रहा हूं, पुलिस एसआई में प्रश्न पूछा गया था क्या
कि सड़क चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को सड़क चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को रुकने व चलने की सूचना देना कौन सी भाषा होगी? कौन सी भाषा होगी मित्रों? सांकेतिक भाषा होगी। सड़क चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को रुकने व चलने की सूचना देना कौन सी भाषा में होगा? सांकेतिक भाषा में होगा। अब इसको हम काव्य या साहित्य से भी जोड़ना चाहें, वर्तमान पाठ्यक्रम में कक्षा 12 व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट की हो, चाहे सामान्य एजुकेशन की हो, दोनों के लिए बता देता हूं। 12वीं कक्षा का एक पाठ है बिहारी के दोहे, और उसमें एक पद आता है, दोहा आता है, जिसको हमने पढ़ा है क्या? कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, बड़े भवन में करत है नैनन ही सुबात। दूसरी वाली पंक्ति से समझ जाओगे आप, बड़े भवन में करत है नैनन ही सुबात। जब नायक नायिका के माता पिता एक जगह बैठे हुए हैं और नायक नायिका वहां मौजूद हैं लेकिन बोलकर बात नहीं कर सकते, उस समय में वो इशारों से सांकेतिक भाषा में सभी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत बार हम कर लेते हैं, घर पर हम देखते हैं कि या दूर से जाते हुए व्यक्ति को ऐसे हाथ से हिलाकर पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो, और वो मार्केट की तरफ या किसी अन्य प्रकार से कोई संकेत करके हमें जवाब दे देता है या नहीं देता। तो इस प्रकार की भाषा को कौन सी भाषा कहा गया? सांकेतिक भाषा कहा गया है। कौन सी भाषा कहा गया है? सांकेतिक भाषा कहा गया है। बिल्कुल मित्रों, आप अपने सवाल हैं वो लगातार भेजते रहिए। मैं अभी लाइव से फ्री हो जाने के बाद आपके सभी के सवालों का वैध और वांछित जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल आप ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। और मैं फिर से बता देता हूं, मैं ये व्याकरण वाला जो सेशन शुरू किया है हमने, जो बिल्कुल ई उत्कर्ष के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाने की खुशी में सर ने जो घोषणाएं की हैं, उनमें सबसे पहली घोषणा यही थी। सबसे जो खुशियों का पिटारा और बहुत बड़ी बड़ी जो हमने योजना शुरू कर दी है, जिसमें क्विज वाली योजना भी है और टेक्निकल टीम की लाइव क्लास है वो भी है, जिसमें हिंदी व्याकरण की, अंग्रेजी व्याकरण की, वोकेब की, करंट की, ये नियमित कक्षाएं हैं, इनका समय बदलने वाला नहीं है। मेरी कक्षा का समय रोजाना यही रहेगा 5 से 6 बजे तक, और इसमें कोई एक स्पेशली पाठ्यक्रम नहीं ले रहा हूं, ध्यान दे लेना। यह पाठ्यक्रम हिंदी व्याकरण से शुरू हो रहा है, हिंदी व्याकरण से शुरू हो रहा है, जो पटवार, पुलिस एसआई, रिट, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे जिस विभाग की परीक्षा होती चली जाएगी, जैसे पटवार हो जाता है, स्कूल व्याख्याता नहीं होता, या पहले जो भी परीक्षा नज़दीक आएगी, हम इस सेशन को उसी तरफ मोड़ लेंगे, और ये साहित्य, काव्य शास्त्र और शिक्षण विधियाँ तक भी मैं करवाऊंगा। आप नियमित बनाए रखें। इसका जो आज मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जो कल की क्लास में आते ही आपसे चर्चा करूंगा, वह सवाल क्या है? ध्यान से सुनना, एक एक गौर पर, एक एक शब्द पे गौर करिए, ध्यान दें। अभी मैंने बताया मौखिक भाषा में बोलकर विचारों का आदान प्रदान होगा, लिखित भाषा में लिखकर विचारों का आदान प्रदान होगा, और सांकेतिक भाषा में संकेत या इशारों से विचारों का आदान प्रदान होगा। आप मुझे बताएं कि इनमें सबसे सरल भाषा का प्रकार कौन सा है और सबसे कठिन भाषा का प्रकार कौन सा है? आप लोगों के लिए यही सवाल है क्या कि सबसे सरल और सबसे कठिन क्यों है? सिर्फ जवाब ही मत देना, जवाब के साथ में मैं इसका कारण भी जानना चाहूँगा कि अगर आप सरल भाषा किसे चुन रहे हो तो क्यों, और कठिन भाषा किसी को चुन रहे हो तो क्यों। आज इतना ही। बिल्कुल आप मेरे साथ निरंतर बने रहें और इस चैनल को लगातार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। यदि आपने अभी तक ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, और टेलीग्राम ऐप को भी इंस्टॉल कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आज जो क्लास हो चुकी है उसकी पीडीएफ आपको अगले 2 दिवस में ऐप पर मिल जाएगी, और बोर्ड की जो स्क्रीनशॉट की पीडीएफ है वह भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 5 बजे। धन्यवाद, राम राम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.